Namaskar everyone. Today we are going to discuss the national income. और जो नेशनल इनकम है मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट, वो कितने मार्क्स की है? नेशनल इनकम यूनिट का नाम है फर्स्ट यूनिट और यूनिट का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। उसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं, उनमें से हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप लोगों को अगर वो वीडियो सारे देखने हैं, बेसिक पार्ट हमने कवर किए हैं, तो वो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाके, मैक्रो की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, उसमें जाके देख सकते हैं। और उसका जो मैक्रो की प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ बच्चे, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर 3, और चैप्टर 3 का नाम क्या है? इम्पोर्टेंट टर्म्स और एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो बेसिकली चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें हम एक तो इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे और एक हम एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी नेशनल इनकम को समझने के लिए चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स ये सब समझ में आ गया तो बच्चे आप लोगों को फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप सारे फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, रटना नहीं। तो मैं आपको सब सिखाऊंगा कि कैसे फॉर्मूले का डेरिवेशन हुआ, क्या इसका लॉजिक है, क्यों माइनस प्लस, कैसे क्यों हम करते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो अभी चैप्टर में हम व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी पर कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो कंटेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जिसके अंदर व्हाट इज नेशनल इनकम, उसके फीचर वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो डोमेस्टिक और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल टेरिटरी, नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी डिस्कस करेंगे। फिर सिटीजन, रेजिडेंट, और उसके बाद में फिर हम करेंगे ग्रोस और नेट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद में मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, फिर इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी जो इसी का पार्ट है, एंड देन NFI विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में आते हैं कॉन्सेप्ट्स, जो हमारे एग्रीगेट्स हैं, बेसिकली वो 8 एग्रीगेट्स हैं। तो वो सारे 8 एग्रीगेट्स में जैसे GDP MP, GDP FC, GNP, ये सारा नेट, 4 ग्रोस है, 4 नेट है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी नेशनल इनकम को समझने के लिए। तो वैसे देखो, पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है, नेशनल इनकम, इंपॉर्टेंट टर्म्स और उसके बाद में एग्रीगेट्स। अब नेशनल इनकम का जो पार्ट है वो सबसे एंड में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम की डेफिनेशन अगर आपको समझनी है तो उसमें बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, लाइक डोमेस्टिक टेरिटरी, रेजिडेंट, फैक्टर इनकम। तो वो पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स आप समझेंगे, उसके बाद आप डेफिनेशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, फिर एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन बनाना सीखेंगे, उसके फीचर्स करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब देखिए बच्चे, इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले नेशनल इनकम वाला पार्ट हम स्किप कर रहे हैं। अब हम डायरेक्टली चलेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स में, और उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वो है इकोनॉमिक टेरिटरी, या उसको आप डोमेस्टिक टेरिटरी बोल सकते हैं। इकोनॉमिक्स में बोथ आर द सेम, पॉलिटिकल टेरिटरी और नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो 3 डेफिनेशन हम सबसे पहले समझेंगे, व्हाट इज पॉलिटिकल टेरिटरी, व्हाट इज इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो देखिए बच्चे, इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद में इससे रिलेटेड आइटम इंक्लूडेड, आइटम एक्सक्लूडेड, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और देन उसके बाद लास्ट में मैं जो आपको बताऊंगा कि इसका नेशनल इनकम में व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, क्यों ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिए बच्चे, क्योंकि आपको ये जो टॉपिक है नेशनल इनकम का, हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट पिलर है। तो ये समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चे कि व्हाट इज पॉलिटिकल टेरिटरी। तो अगर हम पॉलिटिकल टेरिटरी की बात करें तो पॉलिटिकल टेरिटरी बाय नेम इज क्लियर। बेसिकली पॉलिटिकल टेरिटरी को समझने के लिए आपको इसके कंपोनेंट की बात समझनी पड़ेगी। तो इसमें जो कंपोनेंट्स है वो 3 कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या आएगा? पॉलिटिकल टेरिटरी इंक्लूड्स द फिजिकल एरिया। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो भी फिजिकल मैप है, जो पॉलिटिकल टेरिटरी का पार्ट है। सेकेंड, जो एयर स्पेस है, जो हमारा फिक्स से डिवाइडेड है। टेरिटोरियल वाटर है। तो ये पॉलिटिकल टेरिटरी इंक्लूड 3 थिंग्स, फिजिकल एरिया, एयर स्पेस और टेरिटोरियल वाटर, और विच इज 100% कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अवर गवर्नमेंट। जो हमारे गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्ट्रेट कंट्रोल करती है।
तो इस तरीके से पॉलिटिकल टेरिटरी इंक्लूड थ्री थिंग्स। आई होप इट्स क्लियर। डेफिनेशन भी हम ये बना सकते हैं कि पॉलिटिकल टेरिटरी की अगर हमें डेफिनेशन बनानी है तो देखिए पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इंक्लूड्स इसमें आप चाहो तो एक फिजिकल एरिया, देन टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। तो इस तरीके से तीन वर्ड आप यूज करके इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब आते हैं हम डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है। तो देखिए डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी की हम बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि एनी जोग्राफिकल एरिया एनीवेयर विच इज कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय आवर गवर्नमेंट इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर फ्रीली सर्कुलेटेड। इसका मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी जो है और पॉलिटिकल टेरिटरी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली हम पॉलिटिकल टेरिटरी पढ़ ही इसीलिए रहे हैं ताकि आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए। तो आपको पॉलिटिकल टेरिटरी समझ में आ गया, बट डोमेस्टिक टेरिटरी सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो पॉलिटिकल टेरिटरी से वाइडर कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इससे वाइडर कॉन्सेप्ट। अब वाइडर कैसे हैं देखिए, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो इंक्लूड्स पॉलिटिकल टेरिटरी एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है और कुछ एक्सक्लूड भी होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक टेरिटरी है वो अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल टेरिटरी उसमें क्या इंक्लूड हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए बच्चे, पॉलिटिकल टेरिटरी के अलावा इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या क्या आएगा, फिर हम वापस डेफिनेशन पे आएंगे। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल टेरिटरी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी। देखो लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक टेरिटरी इज ए बिगर टर्म देन द पॉलिटिकल टेरिटरी। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल टेरिटरी इट्स इंक्लूड सम अदर कॉम्पोनेंट। तो ये आप समझ लो। तो ये देखो बेसिकली थ्री कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसके। तो देखिए ये कौन से हैं। सबसे पहला देखिए आप, फिश शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट। मतलब जैसे हमारा एयरक्राफ्ट शिकागो के एयरपोर्ट पे खड़ा है, तो आप लोग बताइए कि उसके अंदर किस गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन चलेगा, इंडिया का या यूएसए का? डेफिनेटली इंडिया। तो इसका मतलब जो हमारे एयरक्राफ्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी जा रहे हैं तो वो मैनेज एंड कंट्रोल बाय आवर गवर्नमेंट, उसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे। ऐसे ही हमारे शिप्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी अगर ऑपरेट हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली कंट्रोल कौन कर रहा है? रूल्स रेगुलेशन सारे किसके अप्लाई होंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब वो हमारा जोग्राफिकल एरिया नहीं है, बट वो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी है बिकॉज ऑफ कंट्रोल, क्योंकि उसमें कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट का है, उसके ऑर्डर्स रूल्स रेगुलेशन हमारी गवर्नमेंट के चल रहे हैं। तो ये वाला पार्ट आ गया। सेकंड, फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिंग्स, ये सारे ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट या हमारी गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज कोई भी, अगर जैसे मान लो यूएसए के अंदर जाके कोई भी हम जो मिनरल्स है, क्रूड ऑयल्स है या किसी भी चीज़ का एक्सट्रैक्ट करते हैं या कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं थ्रू द गवर्नमेंट, तो वो क्या होगा? कंट्रोल वहाँ किसका होगा? हमारी गवर्नमेंट का, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट वहाँ क्या कर रही है, सारा उसका रूल्स रेगुलेशन हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये एरिया भी अल्टीमेटली देखो फिजिकल एरिया तो ये नहीं है, बट एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, कंट्रोल किसका है? हमारी गवर्नमेंट। तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली जो है वो है कंट्रोल से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। मतलब हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि एनी जोग्राफिकल एनीवेयर, मतलब कोई भी जोग्राफिकल एरिया पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया और अदर एरिया, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर उसमें हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो वो हमारा क्या है? डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। तो जैसे हमारी एम्बेसी मान लो यूएसए में, यूएसए की एम्बेसी इंडिया में, हर कंट्री का होता है। तो जो हमारी एम्बेसी यूएसए में, तो उसका कंट्रोल किसका होगा? इंडिया का होगा डेफिनेटली। वहाँ सारे जो इम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी, उनकी रेंट, सब कुछ इंडिया के ऑर्डर के हिसाब से सारा काम। तो हम कह सकते हैं कि अगेन हमारे पास कॉमन चीज़ आ रही है कि कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया के अंदर होगी या इंडिया के बाहर होगी। तो इसका मतलब इंडिया के अंदर तो है ही, साथ में प्लस ये तीन चीज़ें हम और इंक्लूड कर लें जहाँ हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो ये तो हो गया कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल टेरिटरी क्या इंक्लूड करेंगे। तो दीज आर द पॉइंट्स जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि इंक्लूड करेंगे। अब एक्सक्लूड क्या करेंगे वो देख लो। तो एक्सक्लूड क्या करेंगे, देखिए एक्सक्लूड के अंदर आप
बेसिकली 2 पॉइंट तो ये है ही है और वाइस वर्सा कर दीजिए, बाकी पॉइंट को वाइस वर्सा कर दीजिए। तो 3 पॉइंट तो वाइस वर्सा हो गए, कौन सा, इनको वाइस वर्सा कर दो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फिशिंग एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द नॉन रेजिडेंट कर दो, ऐसे फिशिंग वेसल्स ये भी नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। एम्बेसीज कंसल्टेंट मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अदर कंट्री इन इंडिया, तो ये वाइस वर्सा 3 पॉइंट तो ये कर दो आप। इसके अलावा और क्या आएगा, टेरिटोरियल एनक्लेव्स, ये तो मैंने बताया दिया वाइस वर्सा ही आएगा कि हमारी एम्बेसी अगर बाहर है, बाहर की यहाँ है, तो इसका मतलब पॉलिटिकल एरिया में से भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिस पे हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो हमारा क्या नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। और कुछ एरिया ऐसे हैं जो हमारे पॉलिटिकल में नहीं है बट हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो वो क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो अब इसका वाइस वर्सा करके, और एक हमारा पॉइंट और आ गया, वो 3 पॉइंट तो वाइस वर्सा करना है, एक पॉइंट उसमें और ऐड कर दो, क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस अगर इंडिया में, तो वो हमारा क्या है, हमारी गवर्नमेंट का वहाँ कंट्रोल नहीं होता, वहाँ उसका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे, तो इसलिए वो क्या होगा, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि कंट्रोल का मैटर है इसमें, तो कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट का हो नहीं सकता। वो जो सारा कंट्रोल होगा, वो जैसे मान लो यूएनओ का ऑफिस है इंडिया के अंदर, डब्ल्यूटीओ का ऑफिस है, तो वहाँ सारा कंट्रोल वहाँ यूएनओ का होगा, वहाँ के एम्प्लॉयज़ होंगे, वो सैलरी होगी, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट का वहाँ इंटरफेरेंस जस्ट लाइक एम्बेसी। तो आई होप एक पॉइंट ऐड करके बाकी 3 को वाइस वर्सा कर देना। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द वाइडर कॉन्सेप्ट, तो पॉलिटिकल टेरिटरी अपार्ट फ्रॉम इसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अगर ये 2 चीज़ क्लियर है आपको कि पॉलिटिकल टेरिटरी का कौन सा पार्ट इसमें आएगा, कौन सा नहीं आएगा, और इसके अलावा क्या आएगा, तो आई होप ये आपको समझ में आ गए। तो यहाँ समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी की डेफिनेशन हो गई। इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया होता है, एनी जोग्राफिकल एरिया एनीवेयर विच इज कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आवर गवर्नमेंट इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर, मतलब वो हमारे इंडिया के अंदर भी हो सकता है, इंडिया से बाहर भी हो सकता है, बट उसमें कंडीशन बस आपको, तो एक वन वर्ड में अब हम डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी को कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, कंट्रोल ऑफ अवर गवर्नमेंट। तो जहां कहीं भी हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, चाहे वो हमारा जोग्राफिकल एरिया है या नहीं है, वो हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक टेरिटरी होगी, पॉलिटिकल टेरिटरी होगी, सॉरी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। तो इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी बोथ आर द सेम कॉन्सेप्ट एंड पॉलिटिकल टेरिटरी इज एंटायरली डिफरेंट। अब आते हैं, ये हमारे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पॉलिटिकल, और अब इसके बाद में बात करते हैं कि नॉन इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होगा। हालांकि आपको कोई नहीं बताता कि नॉन इकोनॉमिक टेरिटरी, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि नॉन इकोनॉमिक टेरिटरी भी आपको पता होनी चाहिए। तो नॉन इकोनॉमिक टेरिटरी इकोनॉमिक टेरिटरी का वाइस वर्सा कर दो। हमने इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या बोला, एनी जोग्राफिकल एरिया एनीवेयर विच इज कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आवर गवर्नमेंट इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर फ्रीली सर्कुलेटेड, इसका वाइस वर्सा कर दो। एनी जोग्राफिकल एरिया एनीवेयर विच इज not administered and controlled by our government in which the goods and services are not freely circulated, मतलब जस्ट वाइस वर्सा कर दो तो हमारा क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक टेरिटरी। तो आई होप बच्चे आपको तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई, व्हाट इज पॉलिटिकल टेरिटरी, व्हाट इज डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी, और व्हाट इज नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये तीनों वर्ड की डेफिनेशन हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बोला था कि इसका सिग्निफिकेंस, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये टॉपिक हम क्यों नेशनल इनकम में पढ़ रहे हैं, क्या रोल है इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो बच्चे, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में हमारी क्या लर्निंग होगी और एंड लर्निंग क्या होगी, और इसका सिग्निफिकेंस क्या, नेशनल इनकम इसका क्या रोल है। तो बच्चे ये टॉपिक जो है वो पढ़ के हमने क्या किया, हमने ये किया कि इनकम फ्रॉम वेयर, वन वर्ड। देखिए इसका जो इम्प्लीकेशन है उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इसमें बेसिकली हमारे को देखना है कि वेयर वर्ड, कि इसमें हमारे को देखना क्या है कि इससे हमारे को क्या पता लगेगा कि वेयर, ये वर्ड आपको फोकस करना है। इसका मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में हमारे को क्लियर हो जाएगा कि इनकम फ्रॉम वेयर, मतलब किस एरिया की इनकम हमारी नेशनल इनकम में आएगी और किसकी नहीं आएगी। तो इसका मतलब है टॉपिक पढ़ने के बाद जब आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करेंगे या नेशनल इनकम को आपको समझना है, तो ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि इनकम फ्रॉम वेयर, कौन से एरिया की इनकम नेशनल इनकम में आएगी, आती है या आएगी, या कौन सी नहीं आती है। अगर ये पता ही नहीं है तो आप नेशनल इनकम को प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते और नहीं समझ सकते।
इसलिए ये टॉपिक नेशनल इनकम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि इनकम फ्रॉम वेयर, कौन सा एरिया में इनकम लेनी है, कौन सा एरिया आएगा नहीं आएगा। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ बच्चे, अब इसका एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो देखो बच्चे, एग्जाम में इसका क्वेश्चन, एक तो डेफिनेशन आ जाती है, कई बार डेफिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी और गिव द रीजंस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन आता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ये तो ऑलरेडी क्या कर रखा है मैंने, कैटेगराइज कर रखा है कि ये डोमेस्टिक होगा या नॉन डोमेस्टिक होगा, बट रीजन आपको देना है। तो देखो, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए फॉरेन बैंक इन इंडिया। तो कोई भी कंपनी है, फॉरेन कंपनी, वो इंडिया में क्या कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो मतलब अब ये डोमेस्टिक है, ऑलरेडी कैटेगराइज्ड है, बट क्यों है, इसका रीजन क्या है, बाय डेफिनेशन। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब कंट्रोल, वन वर्ड क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी, कंट्रोल। तो आप तुरंत बता दोगे कि आप बताइए कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में काम करेगी तो उसका कंट्रोल किसका रहेगा, फॉरेन गवर्नमेंट का, इंडिया का। डेफिनेटली इंडिया में कोई कंपनी काम करेगी तो इंडिया के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगी। दैट्स वाई दिस इज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो बाय डेफिनेशन आपको रीजन देना है। वैसे जैसे प्रॉफिट अर्न बाय द इंडियन कंपनी इन यूएसए, इसका मतलब हमारी कंपनी यूएसए में है तो हमारी गवर्नमेंट का रूल नहीं चलेगा, यूएसए के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, इसलिए वो क्या है, नॉन डोमेस्टिक है। सेम ऐसे ही आगे देखिए, अब प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, सेम पॉइंट है। फॉरेन कंपनी हो या बैंक हो, कोई भी अगर इंडिया में काम करेंगे तो इंडिया के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। देन उसके बाद में प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ एसबीआई, तो इसका मतलब हमारी बैंक अगर बाहर काम करे तो किसके रूल्स रेगुलेशन, तो इसलिए वो हमारी गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन होगा नहीं, फॉरेन का होगा, दैट्स व्हाई ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सैलरी टू द रेजिडेंट ऑफ इंग्लैंड वर्किंग इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी इन इंग्लैंड। अब देखिए बच्चे, हमारी एम्बेसी कहाँ है, इंग्लैंड के अंदर है। देखो, सैलरी टू द रेजिडेंट ऑफ इंग्लैंड वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन इंग्लैंड। तो इसका मतलब हमारी एम्बेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी हो, उसमें कंट्रोल किसका होगा, हमारी गवर्नमेंट का होगा। तो जब हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसमें हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, तो वो हमारा एरिया है, तो वो हमारा डोमेस्टिक होगा। ठीक है। वैसे ही सैलरी टू गिवन द रेजिडेंट ऑफ वर्किंग, तो इसका मतलब रेजिडेंट ऑफ वर्किंग, पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया, तो पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में है तो उसका कंट्रोल पाकिस्तान का है, इसलिए वो हमारा नॉन डोमेस्टिक होगा। वैसे ही फिर आगे देखिए, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द रिलायंस, तो रिलायंस, तो देखिए रिलायंस डेफिनेटली हमारी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, इंडिया में काम, तो 100% कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगी, तो डोमेस्टिक है। सेम वैसे ही अगर हम करें कि रेंट रिसीव्ड बाई है, देखो ये हमने देखा, प्रॉफिट अर्न बाय द रिलायंस आ गया, फिर रेंट पेड बाय द एम्बेसी ऑफ इंग्लैंड इन द इंडिया। तो एम्बेसी ऑफ इंग्लैंड, इसका मतलब वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, तो इसलिए वो नॉन डोमेस्टिक है, क्योंकि एम्बेसी ऑफ इंग्लैंड में हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड बाय द इंडियन रेजिडेंट फॉर देयर बिल्डिंग रेंटेड आउट टू द फॉरेनर्स इन इंडिया। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि हमने देखा है कि रेंट रिसीव बाय द इंडियन रेजिडेंट फॉर देयर बिल्डिंग रेंटेड आउट टू द फॉरेनर्स इन इंडिया। तो इसका मतलब वो भी, जो भी हम रेंट पे देंगे किसी फॉरेनर्स को, हमारी बिल्डिंग है, इंडिया में है, उसके तो किस रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देंगे, इंडिया के, तो लिए हमारा डोमेस्टिक है। वैसे ही अगर रेंट रिसीव्ड बाय द इंडियन फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ सिंगापुर, तो सिंगापुर में उसके अकॉर्डिंग, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम रेंट पे देंगे, हमारे को रिसीव होगा, तो वो कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट का नहीं होगा। तो आई होप एक बार के लिए आपको समझ में आ गया कि डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक में जो मेजर डिफरेंस है वो है कंट्रोल का। अगर हमारा गवर्नमेंट का कहीं भी कंट्रोल है वो डोमेस्टिक है, और नहीं है तो वो नॉन डोमेस्टिक है। वेरी सिंपल बना दिया मैंने वन वर्ड में, डोमेस्टिक नॉन डोमेस्टिक। तो ये इस तरीके से हम उसको रीजन, बाय डेफिनेशन रीजन दे सकते हैं। अब आते हैं कि और प्रैक्टिस आपको करनी है, तो इसके लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक वर्कशीट है, उस वर्कशीट के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। तो देखो ये वर्कशीट मैंने बना रखी है। अब इसमें हम डायरेक्टली चलते हैं किस पे, उसी टॉपिक पे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बना रखे जो एग्जाम में प्रोबेबली आते हैं, वही सारे मैंने डाल रखे हैं। तो देखिए अब ये टॉपिक आ गया हमारा, गिविंग द रीजंस, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, डोमेस्टिक और नेशनल टेरिटरी, मतलब नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल की जगह में क्या लिखना है, नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसमें हमारे को आइडेंटिफाई करना है। तो अब देखिए बच्चे, इसमें आइडेंटिफाई करना है, तो अब ये आपके लिए एक तरीके से क्या हो गया, होमवर्क हो गया। तो आप लोग ये सारा जो है, ये सारे की जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
और स्क्रीनशॉट लेके वीडियो आपके पास है, वीडियो देख के भी आप कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। तो कमेंट बॉक्स पे आप आंसर लिखेंगे, मैं चेक करूंगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा और रिप्लाई करके बताऊंगा, या फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन का एक वीडियो और बना के डाल दूंगा। तो आई होप आपको ये एज ए होमवर्क करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट अर्नड बाय द टाटा मोटर्स इन इंडिया। तो अब पहले आपको कैटेगराइज करना है कि डोमेस्टिक है नॉन डोमेस्टिक है, फिर उसके बाद में रीजन मैंने आपको बता दिया, बाय डेफिनेशन देना है। ऐसे ही फिर प्रॉफिट अर्न बाय द रिलायंस इंडस्ट्री इन मलेशिया, ठीक है। फिर थर्ड, प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फिर प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच। तो ये सारे पॉइंट्स एक तरीके से आपका होमवर्क है। और बच्चे ये जो मैंने पॉइंट्स डाले हैं वो सारे मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आए हुए टॉपिक्स हैं। तो आप लोग एक बार कोशिश करिए। बाय डेफिनेशन सबसे पहले आपको मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नॉन डोमेस्टिक बता ही दिया, दोनों के डेफिनेशन बनाना सिखा दिया। उसके अकॉर्डिंग बाय डेफिनेशन आपको रीजन लिखना है, पहले कैटेगराइज करना है, फिर रीजन लिखना है। तो कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर दीजिए, मैं उसको चेक करता हूँ, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और उसके बाद अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो इनके सबके सॉल्यूशन का एक वीडियो भी आपको पोस्ट कर दूँगा। तो आई होप ये सारे आपको करने हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को देख के आपको ये सबके आंसर्स देने। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस आ गए। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद आ गया ये रेंट पेड बाय द, ये जे तक पॉइंट है सारे, ये सारे पॉइंट्स आ गए। तो इन सारे पॉइंट्स का आपको आंसर देना है। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए, ये प्लस ये पॉइंट्स हैं हमारे। उसके बाद ये ABCD। तो इस तरीके से आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मेरे को पता लगेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर मेरे को लगेगा कि आपके मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के आंसर गलत है तो हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे, दोबारा से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, या आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इतना समझ में आया इतना नहीं आया। तो उस हिसाब से मैं दोबारा से इसका वीडियो बना के और कोशिश करूंगा कि फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।